दोस्तों आज बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट हो रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है आईटी इंडेक्स। जिस तरह से भयंकर गिरावट आईटी में शुरू, उसके बाद में पूरे बाजार में माहौल बिगड़ गया। शुरुआत में तो आप देखें तो बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी कमजोर पड़ चुका और ऐसे में लग रहा है कि क्या भयंकर गिरावट होने वाली है, क्योंकि लगातार ऐसी बातें निकल के आती है कि बाजार को इस समय एक मौके का इंतजार है और उस मौके को अगर वो मिल जाता है तो फिर 2008 रिपीट हो सकता है, ऐसा डर लगातार बन रहा है। और इसी ने आज देखे तो एक हवा बनाई और गिरावट चारों तरफ दिखने लगी है। तो इतनी भयंकर गिरावट में भी क्या कुछ स्टॉक है जिसमें खरीदारी बन रही है, जिसके दम पे बाजार में रिकवरी आ सकती है? आगे की क्या संभावना बन रही है? तो बाजार को लेकर जो बड़ी अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और इस बड़ी गिरावट के पीछे असली वजह क्या उसको जानेंगे और क्या है लेटेस्ट अपडेट और इस समय क्या रणनीति बनाई जा सकती है बाजार के अंदर। क्या खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, इस डिप में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि एफआई बाजार में फिर से खरीदार बने, तो क्या बाजार में फिर से एक तेजी का दौर भी आएगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी इस समय 10 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,491 के स्तर पर है। 939 पॉइंट की भारी गिरावट यानी 1.55% बीएसई सेंसेक्स गिरा, लेकिन गिरावट इतनी बड़ी नहीं थी। आप देख सकते हो कि शुरुआत 60,407 पर हुई, यानी लगभग फ्लैट शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद देखें तो एकदम भयंकर तरीके से गिरावट शुरू हुई और एक तरफा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,584 के स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 243 पॉइंट की गिरावट है, 1.36% गिरा निफ्टी 50। और आज का जो लो है वो 17,584 है जो इस समय आपको दिखाई देगा, यानी लगातार एक तरफा गिरावट है। लेकिन जो हाई है वो 17,863 का है, यानी ये आपको दिखाई देगा कि कुछ समय के लिए ही भले, लेकिन निफ्टी 50 आपको ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस गिरावट के पीछे एक वजह तो ये बनी कि इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट थी पिछले दिनों। आप देख सकते हो डाउ जोन 33,886 के स्तर पे 0.42% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी थी। S&P 500 4,137 के स्तर पे 0.21% की गिरावट थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,123 के स्तर पे 0.35% की गिरावट थी और रजल 2000 इंडेक्स में 1,781 के स्तर पे 0.86% की गिरावट थी। तो इंटरनेशनल रिजल्ट इस समय देखते हो सारे निगेटिव थे, वहाँ से गिरावट का माहौल बना और इस वजह से गिरावट शुरू हुई। लेकिन गिरावट को बल मिला है निफ्टी आईटी से। भयंकर तरीके से तो आईटी गिरा 26,536 के स्तर पे 1800 पॉइंट की भारी गिरावट यानी 6.37% गिरा निफ्टी आईटी। और बाजार में गिरावट का ये सबसे बड़ा योगदान आईटी इंडेक्स का ही है। अब ये देख सकते हो कि निफ्टी बैंक जो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा दिख रहा था, अब वो भी गिरावट के चपेट में आ चुका है। निफ्टी बैंक 41,822 के स्तर पे 309 पॉइंट की गिरावट है, 0.74% निफ्टी बैंक भी गिर चुका है। बाजार को जो सहारा मिला था वो निफ्टी बैंक से, लेकिन वो भी टूटा तो फिर गिरावट ज़्यादा बन गई है। क्योंकि आप देख सकते हो कि आज काफ़ी अच्छी हमने पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेड देखी थी। क्लोजिंग देख सकते हो लास्ट दिन की 42,132 की थी, लेकिन इंट्राडे में देख सकते हो 42,603 का हमने हाई भी देखा। यानी ये काफ़ी बड़ी बात है कि निचले लेवल से लगभग देखें तो 400 पॉइंट की तेज़ी देखी थी निफ्टी बैंक में, लेकिन उसके बाद में वो तेज़ी बन नहीं पाई क्योंकि पूरे बाजार में जब गिरावट शुरू हुई तो निफ्टी बैंक भी उसी चपेट में आ गया। अब इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है इन्फोसिस की। 1,230 के स्तर पे करीब 11.43% की भारी गिरावट हो रही है। सेकेंड देखें तो एलटी माइंडट्री, जिसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी करीब 4,270 के स्तर पे 8.10% की भारी गिरावट है। टेक महिंद्रा 1,019 के स्तर पे देख सकते हो 6.22% की यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। और इन्फो एज 3,620 के स्तर पे करीब 5.22% की गिरावट है। एचसीएल टेक में 1,025 के स्तर पे 4.34% की गिरावट है। तो बाजार में जो ब्लड बात है इसके पीछे आईटी इंडेक्स जवाबदार है। विप्रो 3,057 पर आ चुका है, यहाँ पे 3% की गिरावट है। इसके अलावा टीसीएस 3,096 के स्तर पे 2.88% की गिरावट है। तो ये देख सकते हो कि ये आईटी की जिम्मेदारी है जिसने बाजार को बिगाड़ा है। और अगर हम मिड कैप के स्टॉक देखें तो आप देखो प्रेसिस्टेंट सिस्टम भी इस समय करीब 4,119 के स्तर पे 272 पॉइंट की गिरावट यानी 6.20% गिरा। कोफोर्ज 3,782 के स्तर पे 6.12% की गिरावट है। एलएनटी टेक 3,320 के स्तर पे 5.95% की गिरावट है। तो लगभग देख सकते हो कि सब जगह पे काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के बावजूद कुछ स्टॉक है जो इस समय पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं और वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जहाँ पे 2037 के स्तर पे 2.85% की तेजी, इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी। नेस्ले इंडिया 19,957 के स्तर पे 2.53% की तेजी है। और देख सकते इंटर ग्लोब
1925 के स्तर पे 2.44% की तेजी है। और छोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस 838 के स्तर पे 2.18% की तेजी है। और अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय 7885 के स्तर पे 1.96% की तेजी। तो ये कुछ स्टॉक है जो कमाल कर रहे हैं। आज अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट है। आप देख सकते हो अदानी इंटरप्राइज इस समय 0.73% गिरा है। अदानी ट्रांसमिशन में भी 0.64% की गिरावट है। अदानी पोर्ट्स में 0.34% की गिरावट है। अदानी विलमार 1.29% डाउन है। अदानी पावर 0.37% की गिरावट है। अदानी टोटल गैस में 0.06% की गिरावट है। अदानी ग्रीन एनर्जी एक अकेला स्टॉक है जिसमें 1% की तेजी है। अंबुजा सीमेंट 1.11% की गिरावट। इसके अलावा एसीसी सीमेंट में 0.60% की गिरावट और एनडीटी में भी 1.20% की गिरावट। तो लगभग अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में भी गिरावट और भी बढ़ सकती है। अब इसके बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो वोडाफोन आइडिया ने एक चीन की कंपनी जेटी को करीब 200 करोड़ रुपए का एक नेटवर्क उपकरण का ऑर्डर दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो खबर निकल के आ रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दूरसंचार सर्कलों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपकरण लगाने के लिए चीन की कंपनी को ऑर्डर दिया गया। जबकि इंडिया इस समय अवॉइड करे चीन की कंपनियों से। हमारी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहाँ पे उनका कुछ डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वैसे सरकार की तरफ से मना है, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने ये ऑर्डर दिया 200 करोड़ का। टीसीएस की तरफ से खबर आई है कि वो आने वाले समय में भले ही कितना भी उठापटक हो, लेकिन आने वाले समय में अपने आने वाले कारोबार को वृद्धि के लिए और भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था कि अपने जो एम्प्लॉय उनकी सैलरी को बढ़ाएंगे तो उसको जारी रखेंगे। भले ही इसकी वजह से देखें तो मार्जिन पे दबाव आएगा, करीब 1.70 से लेकर 1.75% का अतिरिक्त असर देखने को मिलेगा। और इस दबाव ने भी थोड़ा माहौल बिगाड़ा है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस 2033 के जो Q4 जो हमारा जो आया, इसमें 6128 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ है, जो तिमाही आधार पर 7% कम है। रेवेन्यू 2.3% क्यू ऑन क्वान बेसिस पे घट के 37,441 के आसपास रहा। जबकि एबिटा मार्जिन 4.3% घटकर 7,877 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। और मार्च तिमाही के एबिटा मार्जिन में तिमाही बेसिस पर भी 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट के साथ में 21% हो गया है। डॉलर के संदर्भ में रेवेन्यू 2.2% गिरकर $4,554 मिलियन हो गया। और सीसी टर्म में भी रेवेन्यू 3.2 कमजोर रहा है। तो काफ़ी वीक रिजल्ट रहा और इस वजह से इसका असर देखने को मिला और बाजार का लूजर बना आज इन्फोसिस, और इन्फोसिस ने बाजार को गिरा दिया। अभी टाटा मोटर्स से भी एक बड़ी अपडेट निकल गया है। टाटा मोटर्स जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, वैसे में उस लागत को भरपाई के लिए वो 1 मई से अपने व्हीकल के प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। अलग अलग मॉडल के हिसाब से वो जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी करीब 0.6% की वृद्धि हो सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से प्राइस लगातार जो कॉस्ट बढ़ रही है उस वजह से मेटल भी महंगा हो रहा है, दूसरे भी जो प्रोडक्ट के अंदर जो इनके मटेरियल लगते हैं वो सारे महंगे हो रहे हैं। इस वजह से इन्होंने टाटा मोटर्स ने डिसीजन लिया कि 1 मई से वो अपने जो मॉडल्स है उसमें अलग अलग रेट के हिसाब से प्राइस हाइक करने जा रहे हैं। अब इस बीच में बाजार के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अप्रैल महीने में लगातार एफआई बायर बने हुए हैं। अगर हम देखें तो एफआई रेट की देखें तो एफआई नेट्स बायर्स बने हुए हैं। एनएससी उपलब्ध जो प्रोविजनल डाटा के साथ 13 अप्रैल को एफआई ने 221.85 करोड़ रुपये के नए शेयर खरीदे। वही इस दौरान देखें तो जो हमारे डीआई है वो सेलर बने हुए हैं, उन्होंने 13 अप्रैल को करीब 273.6 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। तो फिलहाल बाजार को इसलिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि एफआई बाजार में भले बायर बने हो, लेकिन डीआई इस समय अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और आज अगर हमारे देखें तो कुछ जो है कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि एंजल वन, जस्ट डायल, नेटवर्क 18 और क्विक हिल टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आज आने वाले। फिर 18 अप्रैल को यानी कल क्रिशिल, आईसीआईसी लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा कॉफ़ी के रिजल्ट भी आएंगे। और 19 अप्रैल को मैस्टिक और टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट भी आएंगे और उसके दिशा से बाजार की दिशा तय हो सकती है। इसके अलावा देखें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 20 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे। और तेजस नेटवर्क, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, हिंदुस्तान जिंक के भी 21 अप्रैल को रिजल्ट आने वाले, तो इनके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। एफआई की बात करें तो इस बार इस अप्रैल महीने में उन्होंने करीब 8,767 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है। और पिछली बार देखिए 2-3 महीनों से वो लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन अब वो बाजार में खरीदार बने। फिलहाल देखें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति के देखते हुए आगे चलकर एफआई के प्रवाह में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के श्रीकांत चौहान, उनका कहना है कि फेड रिजर्व की बैठक की में ब्यौरे में संकेत मिलता है कि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में भरोसा करते हुए आगामी मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दर में 0.25% की वृद्धि और की जा सकती है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के तरफ से जो वीके विजय कुमार है, उनका कहना है कि अप्रैल में अभी तक उभरते बाजारों में एफपीआई के लिए भारत सबसे आकर्षक गंतव्य रहा है। मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट निर्देशक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका यूरोप में बैंकिंग संकट को लेकर चिंता कम होने के साथ में देख सकते हो कि जो वैश्विक परिदृश्य उसमें थोड़ा सा स्थिरता आई है, इस वजह से भी भारत में एफआई का
प्रभाव बढ़ने लगा, यानी एफआई बाजार में फिर से निवेश शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा भारत में शेयरों का मूल्य अभी उचित स्तर पर आ गया है, इसकी वजह से भी एफआई पैसा लगा रहे हैं, यानी करेक्शन बाजार में उनको लग रहा है कि हो चुका है, ऐसे में उनका नया निवेश आ रहा है। फाइनेंशियल 2020-23 में करीब उन्होंने 37,631 को बीच का इन्वेस्टमेंट निकाला था अपना। और अब देखें तो जिस तरह से वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक तरीके से जो दरें बढ़ाई जा रही है, उसके बाद में एफआई बिकवाल बने थे, लेकिन अब वो फिर से बाजार में लौट है। उनको लग रहा है कि इंडिया के बाजार में ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे उनका निवेश आ रहा है, तो इस वजह से फिर से माहौल पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन इस समय आईटी का ये नेगेटिव डोज मिला है बाजार को और इस वजह से गिरावट हुई है। आगे बाजार संभलने की थोड़ी सी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।